हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास से अध्याय 1, 2 और 3 का तीन चैप्टर का हमने समझ भी विकसित कर लिया। हमने उसका सारांश भी पढ़ लिया और उसका क्वेश्चन भी देख लिया। तो अभी क्या है कि उस तीनों अध्याय का एक साथ एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। तो क्या क्या है उसमें, तो चैप्टर 1, 2, 3 का क्वेश्चन एनालिसिस का पूरा वीडियो एक साथ क्लब किया जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 का समरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर 1 पे हम लोग उसका क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर है उसका सारा वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, पीछे जाके आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है और चैप्टर का समरी भी हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो जब गेहूं और जौ का बात आएगा तो गेहूं और जौ से क्या मन में आता है कि कहाँ हुआ था, कहाँ शुरुआत हुआ था, ये सब मन में आ जाना चाहिए वीडियो देख के। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। तो बताए थे कि जौ का फर्स्ट किया और गेहूं का सेकंड किया और चावल का थर्ड किया। तो अगर आप जाके देखिएगा वीडियो तो गेहूं और जौ को सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में शुरू किया गया था। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, सही है। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। नहीं, कहाँ थी, सुलेमान और किरथर। कहाँ थी, सुलेमान और किरथर। तो इसका कौन सा उत्तर होगा, इसका होगा ए। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है ना। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है। तो उसमें क्या कह रहा है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। तो आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था, तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। तो ये सही है, क्योंकि सिंधु के किनारे ही सबसे पहले नगर का विकास मिला है। हाल ही में न्यूज में ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत चर्चित है, क्योंकि इसे तो बहुत पुराना माना जा रहा है। अभी तक माना जा रहा है कि 9000 से 10,000 साल पहले का घटना है। अब देखिए क्या होता है, इतिहास फिर से लिखाता है तो अगर उसमें आता है तो चलिए देखते हैं। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। 5000 वर्ष पूर्व तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास, मतलब 4700 वर्ष पहले कहाँ हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो ये कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिर्फ केवल 1। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सोन नदी जो सहायक नदी है गंगा का, उसके किनारे कौन सा साम्राज्य बसा था, तो एक विशाल साम्राज्य मगध बसा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध। ये सिंपल है एकदम। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये कथन सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठा लिया गया, तो ये कथन सही है। भारत क्या था, नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ये भी सही है, चूंकि उत्तर पश्चिम में जो थे भरत जन लोग रहते थे, तो उन्हीं के लिए ये भरत समूह, पूरे समूह के लिए भरत नाम का उपयोग किया जाता था, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, जो संस्कृत भाषा में। तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए इसमें तो कहता है अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। पांडुलिपि का मतलब ही होता है हस्तलिपि। तो ये सही है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के मैनू, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। ये भी सही है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से
पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये भी सही है। अब डी में क्या कह रहा है, तो यही है ऑब्वियस है, एक ही ऑप्शन बचा तो डी होगा। फिर भी देख लेते हैं। पांडुलिपियां केवल, केवल शब्द जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई पांडुलिपियां, ये सही है कि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है, लेकिन केवल नहीं, बाहर भी मिले हैं, कहीं कहीं अलग जगह भी मिले हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी हमारा, डी हमारा आंसर हो जाएगा कि सही नहीं है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पे उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। केवल पत्थरों पे, केवल, केवल बोल रहा है, तो केवल पत्थरों पे उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। तो पत्थर पे ही नहीं, किस पे किया जाता था, धातु पे भी किया जाता था, तो ये कथन क्या है, गलत है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख, पढ़ तथा उनका पालन कर सके, तो ये एकदम सही है। तो इसमें क्या होगा, पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो सही कौन सा होगा, सिर्फ कथन दो सही होगा। अशोक का कंधार से, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया, तो किस में लिखा गया, अरमाइक और, अरमाइक और यूनानी, तो ये इसका सिंपल क्वेश्चन है, यूनानी और अरमाइक में लिखा गया, ये सीधे सीधी डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है, सही है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं BCE, या क्या कहते हैं BC। और इधर के जो, ये अगर ईसा मसीह का जन्म का 0 है तो इधर कहते हैं AD और CE। अभी क्या कॉमनली यूज होता है, ये वाला यूज होता है, BCE और CE, ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसको ईसा पूर्व कहते हैं, इसको ईसवी कहते हैं। ईसा पूर्व के जन्म में की जाती है, तो ये सही है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ये भी सही है। इसीलिए तो सारी तिथियां क्या होती है, ईसा पूर्व हो जाती है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को सही, मतलब सही स्पष्टीकरण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही 8 क्वेश्चन दिया गया है। इस 8 क्वेश्चन चैप्टर 1 का पूरा निचोड़ है। इसको एकदम बढ़िया से बार बार देखिए ताकि याद हो जाए। सिंपल वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको बार बार देखिए, और जब अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। यहाँ लगातार वीडियो बना रहे हैं हम, तो आपको हमेशा पता चलते रहेगा नोटिफिकेशन से। चलिए ठीक है, बाय। यह जो प्रश्न है NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 से है, और हमने चैप्टर 2 का वीडियो अंडरस्टैंडिंग और समरी दोनों अपलोड कर दिया है। तो अब उस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो हम पहले भी बता चुके हैं, चैप्टर 1 का भी क्वेश्चन अपलोड हो गया है। अब चैप्टर 2 देखेंगे कि उसका किस तरह का क्वेश्चन होता है, और ये बहुत ही रेनॉन वेबसाइट से लिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप इस पर बुक भी है वो भी खरीद सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले, नहीं मिले। तो आखेट खाद्य संग्राहक कब का बात है, तो पूरा पाषाण काल का बात है। कब का बात है, तो पूरा पाषाण काल का बात है। तो इसका 3 स्थल NCERT में दिया है, तो वो है भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल गुफा। तो कहाँ नहीं मिला है, तो चिरांद नवपाषाणिक स्थल है, तो इसलिए चिरांद में नहीं मिला है, तो चिरांद इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक स्थल है। तो नवपाषाणिक स्थल NCERT में 8 को दिया है, जो हमने समरी में भी पढ़ाया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि नवपाषाणिक स्थल ये जो है किससे है, मैप से है। मैप में नवपाषाणिक स्थल दिया है, फिर आपका पूरा पाषाण स्थल दिया है। तो इस तरह से मैप को जाके एक जगह हम लिखे भी हैं समरी में, तो उसमें देखिए कि नवपाषाणिक स्थल कौन कौन है। तो नवपाषाणिक स्थल, तो मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल है, वुरझोम नवपाषाणिक स्थल है, महागढ़ा नवपाषाणिक स्थल है, कोलडीहवा नवपाषाणिक स्थल है, दाओजली हेडिंग ये किधर है, असम में है। कोलडीहवा कहाँ है, तो कोलडीहवा यूपी में है। महागढ़ा कहाँ है, तो ये भी यूपी में है। बुरझोम कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। और मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। और इसके अलावा भी कुछ स्थल और बताया गया था, जैसे हल्लूर, हल्लूर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ है,
कर्नाटक में। यहीं पे देख लेते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। और एक पय्यमपल्ली, जो कहाँ है, पय्यमपल्ली भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये इस क्वेश्चन में इतना स्थल जो है एनसीईआरटी के बुक में दिया है, 7 स्थल दिया है, और एक चिरांद भी है, चिरांद भी छूट रहा है, तो चिरांद 8 स्थल हो गया। तो यही 8 स्थल हमने समरी में पढ़ाया भी था, ये 8 वो है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया। और भी बहुत सारे नप्पासानी का स्थल है, तो इतना तो याद होना ही चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि करके सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। तो सही है, ये क्या कहलाता है, उद्योग स्थल कहलाता है। पहले पत्थर के औजार बनाना ही इंपॉर्टेंट था, चूंकि वही मेन चीज़ था, उसी से सब कुछ करते थे लोग। तो जहाँ भी बनाए जाते थे उसको क्या कहते थे, उद्योग स्थल कहते थे, फैक्ट्री साइट कहते थे। तो ये कथन क्या है, सही है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। अब ये एनसीईआरटी में ये थ्योरी नहीं दिया गया, तो यहाँ हम इसको पढ़ेंगे। तो 2 तरह का तकनीक होता है, कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक पत्थर से पत्थर टकराना, और एक होता है दबाव सल्क तकनीक, जो दिया गया है, दबाव सल्क तकनीक। अब इसमें किया क्या जाता है, तो इसमें किया जाता है, सिंपली अगर लेमन भाषा में समझिए, पत्थर से पत्थर टकराने में क्या करेंगे, एक पत्थर रखेंगे और उस पर बहुत बड़ा वाला पत्थर से क्या कर देंगे, उस पर प्रहार कर देंगे। तो अगर इस पर गिरा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारा टुकड़ा में टूट जाएगा और उससे नया नया औजार निकल जाएगा। तो ये एक टेक्निक हो गया। और इस तकनीक में क्या करेंगे कि एक पत्थर रखेंगे, उस पर दूसरा पत्थर चिपका के रखेंगे और इस पे प्रहार करेंगे। क्या करेंगे, इस पे प्रहार करेंगे। तो इस पे हड्डी, ये हड्डी भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। इस पे प्रहार करेंगे तो ये पत्थर है, और इस पे जब प्रहार करेंगे तो ये जो टुकड़ा बनेगा वो अलग अलग टाइप का टुकड़ा बनेगा, और ये भी औजार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। तो हम समझते हैं कि समझ गए होंगे कि पत्थर से पत्थर कैसे टकराते हैं। और दबाव सल्क तकनीक सिंपल है, दबाव देना है तो उस पर रख के और पूरा कस के दबाव देना है, चोट दूसरा से मारना है, जिससे क्या होगा, अलग टाइप का औजार निकलेगा। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो राख के साक्ष्य, ये तो सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से मिला है, कुरनूल गुफा से मिला है। कहाँ से मिला है, कुरनूल गुफा से मिला है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो बदलाव आए, क्या आया, बदलाव आया, तापमान में वृद्धि हुआ, उससे क्या हुए, घास के मैदान विकसित हुए, और उसके बाद क्या हुए, छोटे छोटे जानवर बने, उसे खाने वाले जानवर बने, छोटे छोटे जानवर बने। उसके बाद उन जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवर हुए और उनको मारकर मानव लोग खाते थे। तो इस तरह से तापमान में वृद्धि हुई, घास के मैदान विकसित हुए। तो ये कथन सही है। इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तो मछली क्या है, भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, सही है। गेहूं, अगला स्टेटमेंट है, गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो हम बता रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। उसको लोग देखते थे और पकते थे, वो उनको झरते थे तो उनको समेट के रख लेते थे। उसके बाद उसी को देख देख के उन लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए। तो मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक है, 12,000 से लेके 10,000 तक। एक ट्रांजिशन पीरियड है जो 2,000 साल का है ना। इतना से इतना साल तक के बीच का पीरियड को मध्य पाषाण काल पीरियड कहा जाता है। तो हमने देखा कि तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। तो सही बात है, इसमें तो 3 भाग हैं ही। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए इस पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या थी, आग का खोज। क्या था, आग का खोज होना। और मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या थी, मैक्रोलिथिक औजारों का खोज, लघु औजारों का खोज।
और नवपाषाण काल में क्या खोज था? नवपाषाण काल का खोज था, सबसे बड़ा खोज था पहिया। सबसे बड़ा खोज क्या था? पहिया। कुछ याद रहे न रहे, ये तीन को तो एकदम याद रहना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूरा पाषाण काल को बांटा गया था, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। महापाषाण काल एक अलग था, जो क्या था, मतलब कि यहाँ पे क्या करते थे कि दो पत्थर ऐसे रख देते थे और एक बड़ा सा पत्थर ऊपर रख देते थे। इस तरह के वहाँ पे शव दफनाने की कला का विकास हुआ था। और ये जो महापाषाण काल था, ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? ज़्यादातर दक्षिण भारत में पाया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा ये सारे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीन में नहीं आता है। नहीं कौन आता है? तो महापाषाण काल नहीं आता है। कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए, तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला कहाँ था? तो अमरावती बहुत बाद में वहाँ पे शैल चित्रकला बना है। बाघ की गुफा में भी बाद में बना है। अजंता में भी तो बहुत सालों तक बनते रहा है, गुप्ता पीरियड ये सब पीरियड में बना है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। तो कहाँ था? भीमबेटका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए बहुत ही फेमस स्थान है। और ये कहाँ है? एमपी में है। कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब पूरा पाषाण काल के बारे में, पूरा पाषाण काल का शुरुआत कब से हुआ? तो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व हुआ। मध्य पाषाण काल का तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताएं कि 12,000 से 10,000 तक का। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। महापाषाण काल को कहाँ से कब तक रखा जाता है? तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन महापाषाण काल को कहाँ से कहाँ रखा जाए? 2000 से 1000 के बीच में। तो ये 2500 से 1900 वाला स्टेटमेंट सही होगा। तो महापाषाण काल का ये सी हो गया। और उत्तर पाषाण काल का शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। उत्तर पाषाण काल का शुरुआत कब हुआ? 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये डी हो जाएगा। तो देखिए DABC, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं? तो लघु पाषाण या माइक्रोलिथ या लघु औजार किसको कहते हैं? पीछे जाके देखिए तो अभी बताएं। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाण कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। हुंसगी के बारे में, तो ये कौन सा है? आखेटक खाद्य संग्राहक पूरा स्थल है, मतलब पूरा पाषाण काल का ये एक स्थल है। हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही बात है, कई साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और किस समय का है? तो पूरा पाषाण काल के समय का है। पूरा पाषाण काल के समय का है। तो ये दो स्टेटमेंट तो हुंसगी सुनते ही आ जाना चाहिए। अब यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उस समय तो बलुआ पत्थर का कोई चर्चा ही नहीं है था, सिर्फ कह सकते थे कि पत्थर से बनाए जाते थे, तो सही होता। तो हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य, सही कौन सा है? सिर्फ केवल पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शुतुरमुर्ग, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में अभी तक जो पढ़े हैं उसमें कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया। एनसीईआरटी के 12th क्लास में 11th 12th क्लास में किया गया है, लेकिन अभी तक तो नहीं किया गया। लेकिन फिर भी यहाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और जो भी इससे इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग से प्राप्त हुए, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है। तो शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण से ही नहीं, पूरा पाषाण काल से ही चलता आ रहा। पूरा पाषाण काल में ही मिल गया था उसका यूज करते हुए लोगों के। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। पटने है कहाँ? पटने आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पे
चित्रांकन और इनके मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये सही है, चित्रांकन किया जाता था, मन के भी बनाया जाता था शुतुरमुर्ग के अंडों के, तो सिर्फ तीसरा सही है। पटने कहाँ है, ये जो स्थल है महाराष्ट्र में है, और ये नव पाषाण काल नहीं, पूरा पाषाण काल पे शुतुरमुर्ग के चित्रांकन होता था। तो सिर्फ इसका क्या होगा, सी, केवल तीसरा आंसर सही होगा। यही 11 क्वेश्चन इसमें दिया गया है एनसीईआरटी चैप्टर 2 का, और ये क्लास 6 का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, और जाके देखिए समरी में क्या हम ये सब चीज़ें बताए हैं कि नहीं बताएं। आप जाके देखिएगा कि सारी चीज़ों का चर्चा की है। एनसीईआरटी को जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका कमांडिंग होता जाएगा। किसी बुक पे भी ध्यान नहीं दीजिए, एनसीईआरटी को बढ़िया से अपने कमांड में लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे, और अगर ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन। पार्ट 1 का क्वेश्चन अपलोड हो गया है, इसी चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड हो गया है, उसमें भी 11 क्वेश्चन था। यहाँ देखेंगे 12 क्वेश्चन को। अगर आपने चैप्टर 2 का समरी वाला वीडियो देख लिया है तो इन क्वेश्चनों को बनाने में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजी वे में बन जाएगा और आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। इस तरह से हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन देख जाएंगे हर एक चैप्टर का। अभी चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? ऐसे भी देखिएगा, अगर आप कहीं भी खाना खाइएगा तो आपके चारों तरफ जो मंडराने वाला पहला जानवर होगा वो होगा कुत्ता। तो कुत्ता ही है ऐसा जो सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो जंगली कुत्ता का पूर्वज को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों का और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? तो शुरुआती कृषक और पशुपालक कब होने लगे थे? मध्य पाषाण काल से शुरू हो गए थे और नव पाषाण काल से तो पूरे हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए पय्यमपल्ली जो तमिलनाडु में है, हल्लूर जो कर्नाटक में है, और महागढ़ा यूपी में है, ये कर्नाटक में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, गुफाकराल कहाँ है? कश्मीर में है, बुर्ज होम भी कहाँ है? कश्मीर में है। तो ये सब क्या है? नव पाषाण काल है जहाँ पे कृषक और पशुपालन शुरू हो गया था। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। निम्नलिखित में से किन स्थानों से पुरास्थल कृषि एवं पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? नहीं रखता, कृषि एवं पशुपालन से संबंध नहीं रखता है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जो क्या है? नवपाषाणी का स्थल है। कोल्डिवा कहाँ है? यूपी में है। चिरांद बिहार में है। दाव जली हेडिंग कहाँ है? असम में है। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? नवपाषाणी का स्थल है। क्या है? नवपाषाणी का स्थल है। तो यहाँ पे कृषि या पशुपालन हुआ था। और कुरनूल ऐसा है जो पूरा पाषाण स्थल है, वहाँ पे कृषि एवं पशुपालन शुरू नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरनूल केवल 1। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेहरगढ़ कहाँ है? अभी पीछे बोले थे पाकिस्तान है। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। और गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा? 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4, फिर हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। महागढ़ उत्तर प्रदेश में सही है। बुर्ज होम कश्मीर में सही है। हलूर आंध्र प्रदेश में कहाँ है? कर्नाटक है। पय्यमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु में है। तो ये 2 गो गलत हो गया। तो 3 और 4 इसका आंसर होगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। बुर्ज होम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। सही है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली। ये भी सही है। तो सही है पूछ रहा है, तो दोनों का दोनों सही है। तो 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। तो पूर्णतः तो कोई चीज़ बंद नहीं होता है। नवपाषाण काल में भी औजार बनाए जा रहे थे, कम बनाए जा रहे थे, दूसरे दूसरे टाइप के औजार बनाए जा रहे थे। मतलब माइक्रोलिथ छोटे छोटे औजार बनाए जा रहे थे, तो ये गलत है। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, तो ये सही है, पॉलिश किया जाता था। इस युग में वनस्पतियों एवं अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली एवं मूसल का प्रयोग होने लगा था, ये भी सही है, ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पे अलंकरण आरंभ हो गया था। पिक्चर भी है एनसीईआरटी में, तो ये भी सही है। तो क्या गलत है? ए इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है? ए सही नहीं है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, तो हाँ उस समय कपास उपजाने का मिलता है, तो नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाता। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्या है एसर्शन का सही स्पष्टीकरण है रीजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। मेहरगढ़, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है एनसीईआरटी में। तो कहाँ पे है? बोलन दर्रे के पास है, और यहाँ से कहाँ जाने का रास्ता शुरू होता है? ईरान जाने का रास्ता शुरू होता है, तो बोलन दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था, सही है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो ये भी सही है, और यही मानने के चलते वहाँ क्या रखा जाता था? कुछ सामान रखा जाता था। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एसर्शन का सही स्पष्टीकरण भी रीजन है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो जो पिक्चर दिया गया है उसमें मृतक के साथ क्या दफनाया गया था? बकरी दफनाया गया था। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र की घाटी किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट का एक ही हम बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट का एक है जो याद कर लीजिएगा, असम में दाओजली हेडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। और ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब हम लोग 23 क्वेश्चन अराउंड देख लिए सिर्फ चैप्टर 2 पे। उन क्वेश्चनों को जाके देखिए, बढ़िया से देखिए, बार बार देखिए, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और समरी भी रिकॉल हो जाएगा। इस तरह से एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 आरंभिक नगर का प्रश्न पत्र। यह आरंभिक नगर का पूरा हमने डिटेल अंडरस्टैंडिंग और समरी भी पढ़ लिया है। अब इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन हम बना पाते हैं कि नहीं। यहाँ 24 क्वेश्चन है और उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था? तो होता था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से मिला था 2 जगह से, चांदी के फूलदान पे, और क्या मिला था? और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे, तो होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? तो होती थी, 7000 साल पहले होता था। तो दोनों कथन सही है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का सही स्पष्टीकरण है तो नहीं है। ये कह रहा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, लेकिन ये बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि 7000 साल पहले से ही हम लोग कपास की खेती कर रहे थे। तो इसलिए क्या है कि ये हड़प्पा में भी माना जाता है कि वहाँ भी कपास की खेती होती थी और सूत कताई का भी काम होता था, और उसका अवशेष मिला है। तो इसलिए क्या है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन जो है असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में मतलब किस तरह से समाप्त हो गया, विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। तो इन तर्क में क्या था? नदियों का सूखना है, जंगलों का विनाश है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना ये भी है। मैंने जो पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने 3 प्राकृतिक कारण पढ़ाया था। जो एनसीईआरटी में जो लिखा है
मैंने सिर्फ उसी को पढ़ाया था। तो नदियाँ सूख गई थी, नदी था, जंगल था मतलब पानी था, जंगल था और क्या था, और क्या था, एक बाढ़ था। तो ये बाढ़, नदी, जंगल, ये 3 प्राकृतिक कारण थे और एक राजनीतिक कारण था। तो यहाँ तीनों सही है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। हड़प्पा कालीन मुहर, मुद्रा और मुहर बंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि मुद्रा से क्या किया जाता था, मुहर बंदी किया जाता था। कैसे? गीली मिट्टी पे लेप लगा के उस पे इससे मुहर छाप दिया जाता था, सील किया जाता था। तो मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। तो सही है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहर बंदी कहलाता नहीं। मुहर से किसी सामान के डिब्बे को बंद करना, चिन्हित करने के लिए, वो मुहर बंदी है। तो ये क्या है, गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक। चौथा क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। तो नहीं, कहाँ बसा था? भोगवा नदी के किनारे। और वो क्या था, साबरमती का उपनदी था। और साबरमती का क्या था, उपनदी था। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखना है, ये क्या था, लोथल जो था खंभात की खाड़ी में था। कहाँ था? खंभात की खाड़ी में था। और धौलावीरा कहाँ था? कच्छ की खाड़ी में था। तो ये खंभात की खाड़ी में था और धौलावीरा कहाँ था? कच्छ की खाड़ी में था। तो ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा और लोथल किस खाड़ी में था, कभी भी पूछ सकता है। तो ये क्या है, यही कथन गलत है। यह एक बंदरगाह था, तो ये सही है। इस नगर में एक भंडारगिरी था, ये भी सही है। भंडारगिरी कहाँ कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है, हड़प्पा में मिला है, और कहाँ मिला, और लोथल में मिला है। तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? भंडारगिरी मिला है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो सही है, चूंकि इसे क्या कहा जाता था, लोथल को मैनचेस्टर कहा जाता था। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया जाता था, मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारे कारखाने थे मनके बनाने के, विशेषज्ञ रहते थे और वो सारे बनाते थे। पत्थर को तराशना काम था उनका और मनके बनाना काम था उनका। तो ये देखेंगे अगला क्वेश्चन। हड़प्पा का लोथल के बारे में फिर से पूछा है कि किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ था? तो गुजरात के खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। साबरमती की एक उपनदी भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इतना याद रखना, ये सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात में था। अगला देखेंगे, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे। 2 भागों में विभक्त थे, 2 से ज़्यादा भाग में भी विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में विभक्त था। तो जहाँ सूक्ष्म निरीक्षण किए हैं सेकंड पार्ट में, भाग 2 में, वहाँ पे हमने बताया है कि धौलावीरा को 3 भाग में बांटा गया था। यह एक इसकी विशेषता थी। धौलावीरा का वहाँ पे बहुत सारा विशेषता बताए गए थे। क्या क्या बताए थे? तो ये कच्छ इलाके में था, वहाँ साफ पानी, ज़मीन उपजाऊ थी, 3 भाग में बटे थे। और वहाँ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी और उसमें क्या थे, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। वहाँ एक सार्वजनिक कार्यक्रम होने के लिए खुला मैदान भी था। और क्या था, वहाँ पे लकड़ी से जड़ा हुआ पत्थर पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में खुदाई की जाती थी। खुदाई किया हुआ एक अनोखा अवशेष मिला है। तो इस तरह से धौलावीरा के बारे में वहाँ पे 5-6 पॉइंट बताया गया है, जाके आप फिर से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह भी कहाँ है, ये कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सही है। मोहनजोदाड़ो सिंधु, सही है। कालीबंगा घग्गर, ये भी सही है। लोथल भोगवा, ये भी सही है। तो क्या पूछ रहा है, कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में, तो गांवों के संदर्भ में क्या क्या कथन है? तो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, तो रहते थे।
हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, तो ये तो पहले से ही उपजा रहे थे। गेहूं और जौ क्या था, पहले से उपजा रहे थे। धान भी पहले से उपजा रहे थे। दालें, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। तो 7 तरह का वहाँ बताए हैं। तो ये उपजाते थे। और क्या करते थे, मछली भी मारते थे और बेर भी इकट्ठे करते थे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। तो हाँ, नई बात थी, क्योंकि हल का ऐसे मिला नहीं है अवशेष। क्या मिला, हल का मिट्टी का बना हुआ खिलौना मिला है। तो उसको देख के हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग हल का प्रयोग करते थे, लेकिन उनके लिए क्या थी, नई बात थी। बहुत आसानी से नहीं करते होंगे, कुछ ही लोग के पास होते होंगे और बाद में डेवलप हुए होंगे। तो ये भी सही है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल था। तो पर्याप्त जल नहीं था। वहाँ पे क्या होता था, बारिश कम होता था। तो बारिश कम होता था तो उन लोग क्या करते थे, सिंचाई का प्रयोग करते थे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, डी सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो क्या कह रहा, आयातित वस्तु कहाँ से आता था। तो तांबा कहाँ से आता था, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से आता था। तो ये हो जाएगा ए। और टीन कहाँ से आता था, तो ये तो अफगानिस्तान से ही आता था। और सोना, सोना को तो याद रख लेना है KGF फिल्म से। तो ये हो गया कर्नाटक से, कोलार गोल्डफील्ड से। अब बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था, तो गुजरात से आता था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था, गोमेद और लाजवर्त, ये सब बहुमूल्य पत्थर हैं जो गुजरात से आते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो देखिए कौन सा है, इसमें ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है NCERT का, इसको याद रख लेना है। फेंस, इसमें 3 पॉइंट जरूर याद रखना है कि पहले कैसे बनता था, और फिर इससे क्या बनता था, और क्या है, इसका रंग क्या था। तो रंग क्या था, रंग था नीला और समुद्री हरा, इस पे रंग चढ़ाया जाता था। और इससे क्या बनता था, तो क्या क्या बनता था, बहुत चीज़ बताए हैं। मनके बनता था, बालियाँ बनता था, चूड़ियाँ, बाले बनते थे, चूड़ियाँ बनते थे, चूड़ियाँ बनते थे, बाले बनते थे। और क्या बनते थे, छोटे छोटे बर्तन बनते थे। और क्या बनते थे, एक इम्पॉर्टेंट था, तकलियाँ भी बनती थी। और क्या बनता था, तकलियाँ भी बनती थी। सूत कताई के लिए तकलियाँ किससे बनती थी, या तो पक्की मिट्टी से बनाई जाती थी या फेंस से बनाई जाती है। या तो पक्की मिट्टी से बनाई जाती थी या किससे बनाई जाती थी, फेंस से बनाई जाती थी, इससे, फेंस से। और कैसे बनता था, तो क्या करते थे, बालू और स्फटिक का चूर्ण को क्या करते थे, गोंद में मिलाते थे। क्या करते थे, गोंद में मिलाते थे। तो इस तरह से यह बनता था। और इससे क्या बनता था, मन के, चूड़ियाँ, बाले, छोटे छोटे बर्तन, तकलियाँ बनती थी। और इस पे रंग क्या था, नीला और समुद्री हरा था। तो इतना एक बार आपको फेंस जैसी मन में आए, इतना चीज़ आ जाना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि इस काल में फेंस से मन के, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन, तो यही बताएं, और तकलियाँ भी, और क्या है, तकलियाँ भी बनाए जाते थे। तो सही है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो एकदम सही है। इसको कैसे तैयार किया जाता था, बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिला के बनाया जाता था। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था। तो उसमें फिगर भी हम बना के दिखाए हैं वीडियो में कि लाल रंग से बना दिया जाता था और उस पर क्या किया जाता था, काला रंग से डिजाइन बनाया जाता था। किस रंग से बनाया जाता था डिजाइन, काला रंग से डिजाइन बनाया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, लाल होगा, ए।
भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या था, पंजाब में हम लोग को 150 साल पहले वहाँ पे पक्की ईंटें मिली थी, जिससे रेलवे लाइन बिछा दिया गया था। और बाद में 80 साल पहले, लेकिन अभी से अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 साल हो जाएगा, और वो 150 साल क्या हो जाएगा, 175 साल हो जाएगा। चूँकि एनसीईआरटी में क्या यूज किया है, 2000 को बेंचमार्क माना है। तो 2000 से 150 साल पहले, और अभी हम क्या हैं, 24 साल आगे आ गए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 24 जुड़ जाएगा, और जो 80 साल है उसमें भी 24 जुड़ जाएगा। तो 104 साल पहले खोज हुआ हड़प्पा का, और 175 पहले क्या हुआ, 174 ईयर पहले वहाँ से रेलवे लाइन बिछाया गया। क्या किया गया, रेलवे लाइन बिछाया गया। तो सबसे पहले क्या मिला, हड़प्पा मिला। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर मिले? तो सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल पर मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। और कैसे मिले हैं, तो चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए, चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए, ढक्कन से चिपके हुए। और कहाँ से मिले हैं, और मिले हैं तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए। तो चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। ठीक है, और ये चांदी और तांबा, याद रखिएगा कि चांदी और तांबा पे मिले हैं। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे, तो लिख रहा है केवल, केवल सब तो ऐसी हैं जो गलत है। तो केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, तो ऐसा नहीं है। तांबे से क्या क्या, तांबे और कांसे से औजार हथियार तो बनाए ही जाते थे, और इससे भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे, इससे भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे, मतलब दोनों चीज़ें बनाई जाती थी। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो ये सही है और ये सही है। ये क्या है, गलत है। अगर गहने और बर्तन रहता तो वो भी सही हो जाता। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा हो जाएगा बी। देखेंगे आगे, किस हड़प्पीय स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसको क्या कहा जाता था, कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी वाला पुजारी। आई कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। जब आगे की क्लास में पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो इसमें बहुत डिटेल से एनसीईआरटी पे, मतलब कि एक कला का, एक आर्ट एंड फाइन आर्ट करके एक बुक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। उसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में दिया गया, किस तरह से उसमें बना हुआ था, तफलियाँ बना हुआ था, बहुत सारे फूल बने हुए थे इस तरह से, तीन तीन गो साइड से, है ना। इस तरह से उसमें डिटेल जानकारी दिया है। तो उसको पढ़ेंगे आगे, जब क्लास में पढ़ेंगे तब। अभी तक यहाँ से पता चल जाता है कि मोहनजोदाड़ो से वो मिला। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके, बाट और मनके, तो बाट जैसी आए वैसे क्या आ जाना चाहिए, चट पत्थर आ जाना चाहिए। अब मनके आ जाए तो कार्लियन पत्थर आ जाना चाहिए। अगर इतना आ जाता है तो फिर आगे देखेंगे कि क्या है, वो देखेंगे कि सही है कि गलत है। अब देखते हैं कथन क्या कह रहा है। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो ये गलत है। मनकों को बनाने के लिए कार्नियन पत्थरों का यूज किया गया, तो ये सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल दूसरा। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना करता था, तो ये सही है। और क्या करता था शासक, हमने जो समरी पढ़ाया है उसमें बताया है कि और क्या करता था, तो मन के सोने चांदी के आभूषण रखने का काम करता था, ये भी मैंने बताया। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, तो ये भी सही है। तो लिपिक और शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक का काम क्या था, मुहरों पे खास लिपि में लिखना, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। अन्य चीज़ों पे भी लिखा करते थे और मुहर पे भी लिखा करते थे। और शिल्पकार क्या थे, उद्योग स्थल पे तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, जैसे बाट, मनके, ये सब बनाते होंगे। शासक एवं नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कें,
तो घर के बारे में, नालों के बारे में और सड़कों के बारे में ये पूरा डिटेल से हमने पढ़ा था। तो घर क्या है, घर एक या दो मंजिला होती थी। घर क्या होता था, एक या दो मंजिला होती थी। आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे होते थे और एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये 4 पॉइंट वहाँ से पढ़े थे। नाले क्या थे, तो नाले कैसे होते थे, तो नाले के बारे में एकदम याद रख लेना, ढकी हल्की ढलान, हल्की ढलान के साथ सीधी लाइन में, और क्या था, मेन होल। और उसमें क्या होता था, सफाई करने के लिए जगह जगह पे मेन होल होता था। और सड़कें कैसी होती थी, तो सड़कें ग्रिड पद्धति पे होती थी, मतलब सीधी और एक दूसरे से पूरे 90 डिग्री पे कट करती थी। का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि इसको एक साथ बनाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बनाया जाता था, एक साथ बनाया जाता था। घर, नाले और सड़कें एक साथ बनाया जाता था ताकि किसी का भी घर का नाली का पानी कहीं जाम ना हो जाए। आज क्या बनाया जाता है, जैसे तैसे लोग बना रहे हैं। कहीं कभी सड़क बन रहा है तो कभी घर बन रहा है, कभी रोड बन रहा है, जिससे क्या होता है, आज भी पानी ही पानी सब जगह हो जाता है। तो देखते हैं, इन नगरों के घर आमतौर पे एक या दो मंजिले होते थे। तो सही है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो ये भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था। काहे खुला रखा जाएगा भाई, आदमी गिर जाएगा उसमें। इतने बढ़िया से बनाया जाते थे कि उसमें मेन होल होता था ताकि बाद में मेन होल को हटा के उससे सफाई किया जा सके। तो कौन सा सही नहीं है, सी सही नहीं है। अगला क्या कह रहा है, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। एकदम सही है। क्या था, हल्की ढलान होती थी। अब आगे देखेंगे, किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो इन हड़प्पा नगरों के बाद बात है तो सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में, सही है। गुजरात, भारत, जैसे लोथल धौलावीरा मिला। राजस्थान से भी मिला, कालीबंगा मिला। हरियाणा से भी मिला, पंजाब से भी मिला। तो ये सारे क्या हैं, सही है। सभी जगह से हड़प्पा के नगर प्राप्त हुए हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि हड़प्पा नगर क्या क्या मिला है। तो सिंध और पाकिस्तान से क्या मिला था, मोहनजोदाड़ो मिला था। गुजरात से लोथल और धौलावीरा मिला था। राजस्थान से कालीबंगा मिला था। हरियाणा से क्या मिला था, बनवाली मिला था। ये एनसीईआरटी में नहीं है। और पंजाब से क्या मिला था, भारत के पंजाब से रोपड़ मिला। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस इसको जानकारी के लिए याद रख लीजिए। अभी के क्लास 6 के एनसीईआरटी में नहीं, आगे के क्लास में पढ़ाया गया है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिला है। तो ये एकदम सही है। ये है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले। तो ये भी सही है। कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। और 22 क्वेश्चन देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो में खास तालाब, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार कहा है। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में तो पूरा इसमें डिटेल से हम पढ़ाए हैं इस महान स्नानागार के बारे में कि ईंट और प्लास्टर से बना है। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत थी। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर यहाँ स्नान करते थे। पानी कुओं से लाए जाते थे, नहरों से नहीं लाए जाते थे। चारों ओर कमरे थे और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी। दोनों तरफ से 180 डिग्री से क्या थी, सीढ़ियाँ थी। तो इतना बात आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं इसमें कौन कौन पॉइंट दिया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। सही है। उस पर चारकोल की परत थी। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो ये भी सही है, दोनों पॉइंट हो गया। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो बनाई गई थी 180 डिग्री पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और क्या था, और इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। नहीं, कहाँ से पानी लाया जाता था, तो कुएं से पानी भरा जाता था इसमें। और क्या करते थे, विशिष्ट नागरिक, और ये 2 पॉइंट छोड़ दिए गए हैं इसमें, तो वो भी याद रख लीजिए यहाँ पे कि विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पे स्नान करते थे और उसके चारों ओर कमरे थे। अगर आज भी राजगीर के कुंड में जब नहाने कभी चले गए हैं आप लोग, स्नान करने जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ लोग नहाते हैं और चारों तरफ कमरे हैं। वो कमरों में क्या है, कपड़े बदलने के लिए होते थे।
तो इस तरह से महान स्नानगर का पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, तो ये सही है। समानतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पे और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बनाया जाता, तो सही है। इस तरह का फिगर हम भी बनाए हैं वहाँ पे कि ये हिस्सा बड़ा दिखाए हैं और ये हिस्सा छोटा है, जो नगर दुर्ग कहलाता था। और ये क्या कहलाता था, ये कहलाता, ये था नगर दुर्ग और ये था निचला नगर। ये क्या था, निचला नगर, जो थोड़ा कम ऊंचाई पे बना हुआ था और पूरी की पूरी पक्की ईंटों से घेरा हुआ था। तो पश्चिमी भाग छोटा था, सही है। ऊंचाई पे था, ये भी सही है। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में बना था, तो ये पूरा का पूरा सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है, तो सही है। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों की तो बात ही नहीं करते। यहाँ पे क्या है, पक्की ईंटें की ऊंची ऊंची 4 दीवारियाँ थी, तो ये क्या है, सही नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है। और कहाँ के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में है। क्या है, मोंटगोमरी जिला में है। कहाँ है, मोंटगोमरी जिला में है। बस जानकारी के लिए याद रख लीजिए कि मोंटगोमरी जिला में। और इस तरह से हमने यहाँ पे आरंभिक नगर पे 24 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया है। और इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको उम्मीद है कि आरंभिक नगर से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। हमने हर जगह डिटेल में बता दिया है ताकि अगर कुछ छूट भी गया हो क्वेश्चन में तो उस पॉइंट को भी हमने कवर कर लिया है। चलिए यहीं तक यह वीडियो, धन्यवाद।